घटकेश्वर में आयोजित रेड्डी सिंहगर्जना सभा में मंत्री मल्लारेड्डी पर हमला किया गया। इस हमले पर मंत्री मल्लारेड्डी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे कोई साजिश रची गई है। मंत्री मल्लारेड्डी ने बताया कि मेरी हत्या करने के लिए सांसद व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यही कहा था कि टीआरएस की योजनाओं का रेड्डी समाज का लाभ पहुंच रहा है। यह बात मैंने रेड्डी सभा में कही है। उन्होंने बताया कि गत 8 वर्षों से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेवंत रेड्डी के संबंध में जांच करवाकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। मल्लारेड्डी ने इस बात की पुलिस में शिकायत करने की भी जानकारी दी। ప్లాంట్ కదా 3 దినాల ముందే కదా ఇది నేను ఆయన మీదంతా బయట పెట్టినా దానికోసమే ప్లాన్ చేసినది మంచి అవకాశం దొరికింది ఇది రెడ్డి సభ అని మంచి అవకాశం సందు దొరికింది అని చెప్పి ప్లాన్ చేసింది అయితే మీ మీద దాడిలో ఒకటి దీని కేసు పెడతారా తప్పకుండా పోలీస్ తన పరిచయం చేసుకుంటూ పోతది ఇడుస్తదా ఓ మంత్రి మీద దాడి తప్పకుండా అందరి మీద ఎవడెవడున్నాడో నా మీద దాడి చేసిన వాళ్ళందరూ విజయాలు తెచ్చి పెడతాం రెడ్డిలో పెట్టాం ఎవరిని వదిలిపెట్టాం నా మీద నన్ను హత్య చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి చేసిన దాడి రెడ్డిల ముసుగులో గుండాలను తోలిచ్చి నా మీద దాడి చేస్తున్నాను నన్ను చంపాలని ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎందుకు విఫలమైంది వీళ్ళంతా రెడ్డిలు కదా మేమంతా రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లేమా మేమంతా ఆయన ఒక్కడే రెడ్డా ఆయననే కాంగ్రెస్ రెడ్డా మేము రెడ్డిలం కాదా మాకు ఫేస్ వాల్యూ లేదా ఆయన ఒక్కరికే ఫేస్ వాల్యూ ఉందా దొంగ వాల్యూ ఉందా ఆయనకు మేమంతా పని చేస్తలేమా మేము సంఘాలు లేవా మాకు అభిమానం లేదా మా కులం లేదా ఆయనకే ఉందా కుట్రలు కుతంత్రాలు హత్యలు ఎట్లా చేయాలి డామినేషన్ ఎట్లా చేయాలి డౌన్ ఎట్లా చేయాలి వీక్నెస్ ఎట్లా చేయాలి ఇదే పని అయినది హత్య కదా మా దగ్గర సభ పెట్టి నా దగ్గరనే కుట్ర పన్ని నన్నే హత్య చేయాలని చూస్తున్నాడు ఒక మినిస్టర్ని మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఘోరం ఎంత దుర్మార్గం అది మామూలు చర్యనా అది ఎలాగా జైల్లో పెడతాం ఇడుస్తాం మూసి పడేస్తాం ఆయన కేసులు అందుకు ఇస్తాం ఆయనే అనుకుంటుండు తప్పకుండా ఆయన జైల్లో పెడతాం మూస్తాం ఆయనను తప్పకుండా అన్ని నేరాలన్నీ బయటికి తీస్తాం ఆయన చేసిన కుట్రలన్నీ కూడా బయటికి తీస్తాం ఎవరు వదిలేదే లేదు ఆయనను। मोइनाबाद की तहसीलदार अनिता रेड्डी पर तबादले की गाज गिरी है। उनके स्थान पर चेवेला के तहसीलदार अशोक कुमार को मोइनाबाद मंडल तहसीलदार के पद पर नियुक्त करते हुए कुछ अधिकारियों ने आदेश जारी किया। अनिता रेड्डी पर आरोप है कि वह जब से तहसीलदार पद की जिम्मेदारियां संभाली है तब से वह विवादास्पद रूप से व्यवहार कर रही है। इतना ही नहीं, वह एक सरकारी अधिकारी होकर जनप्रतिनिधियों के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, अनिता रेड्डी ने जन सामान्य को समय पर उपलब्ध भी नहीं हो रही है, जिससे उन पर भू पंजीकरण के मामले में भ्रष्टाचारी क्रियाकल्प करने के आरोप आने से उन्हें स्थानांतरित किया गया है। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर स्थित पीपल्स प्लाजा में स्थापित किए गए समर उत्सव मेला में लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई है, जिससे वहां हलचल का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोगों की संख्या बढ़ जाने के मद्देनजर तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन उप्पल श्रीनिवास गुप्ता ने मेला क्षेत्र का दौरा किया। अपने इस दौरे के अंतर्गत श्रीनिवास गुप्ता ने टूरिज्म विभाग के तत्वावधान में विकास किए गए अद्भुत एवं ऐतिहासिक निर्माणों, पर्यटन क्षेत्रों को सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड का उन्होंने अनावरण किया। बेंगलुरु तेलंगाना के अंतर्गत ग्रेटर परिधि में हर स्थान पर विकास हो रहा है कहकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समर उत्सव मेला में लुप्त हो रही जीव जंतुओं की प्रजातियों को रोबोटिक एनिमल्स के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तथा मंत्री केटीआर ग्रेटर हैदराबाद पर विशेष दृष्टि साध कर इसके विकास हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
छिपकली गिर मिल्क शेक को पीकर एक बालक अस्वस्थ हो गया। यह घटना हैदराबाद नगर के सीमावर्ती पिरजादीगुड़ा क्षेत्र में घटी। इस मिल्क शेक को पीते बालक गत 3 दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन है। मिल्क शेक पीकर अस्वस्थ हुआ बालक यहां पिरजादीगुड़ा के रिलायंस स्मार्ट स्टोर के एवेंजर डिलाइट मिल्क शेक को लेकर पिया था। इस शेक को पीने के बाद सहर्ष नामक बालक गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिससे उसके परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। गत 3 दिनों से बालक का उपचार जारी है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि जहरीला मिल्क शेक पिए बालक की हालत चिंताजनक है। बालक के अभिभावकों ने मांग की कि रिलायंस स्मार्ट पर कार्रवाई की जाए। इस बात को लेकर सहर्ष के माता पिता ने रिलायंस और के समक्ष आंदोलन भी किया। इस मामले में पुलिस स्टोर मैनेजर को स्थानीय मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन भेज दिया है। 3 days ఉన్నాడు హాస్పిటల్లో. 4th డే రోజు డిశ్చార్జ్ చేసినారు. నిన్న మళ్ళీ స్టమక్ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పి అసలు ఫుడ్ అరగట్లేదు, మళ్ళీ వామిటింగ్ అవుతుంది, హాస్పిటల్ మళ్ళీ జాయిన్ చేయాలి. అసలు వీళ్ళు ఏం రెస్పాండ్ అవ్వట్లే. ఏమనంటే రిలయన్స్లో తీసుకున్నారు కానీ అసలు ఆ బ్రాండ్ వాళ్ళకి సంబంధించింది మాకు సంబంధం లేదని మాట్లాడుతున్నారు. ఎక్కడ కంప్లైంట్ తీసుకుంటారు అక్కడ అంటే ర్యాష్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు మేము గొడవ చేస్తే మటుకు అప్పుడు పిఎస్ వాళ్ళు వచ్చినారు, అప్పుడు వెళ్ళిపోయినారు. ఇక ఇప్పుడు ఏం లేదు, వాళ్ళు ఏమనంటే 10,000 ఇస్తాము 5,000 ఇస్తాము అని చెప్పి మమ్మల్ని మెల్లగా దూతున్నారు పక్కకు తీసుకెళ్ళి. అట్లా హాస్పిటల్ 4 days ఉన్నారండి. అసలు అక్కడ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు అతను వచ్చాడు, వచ్చి అసలు బల్లి అందులో ఎట్లా పడుతుంది మీరే వేసి ఉంటారా అని చెప్పి రివర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు మా మీదకే. అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది, 100% అసలు మా కంపెనీ సెక్యూర్ ఉంటుంది అని మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్లా వచ్చింది కదా సార్ అని చెప్పి చూపిస్తే కూడా సరే 10,000 ఇస్తాం మీరు గమనం ఉండండి అని చెప్పి మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు వాళ్ళే రిటర్న్గా. 10,000 మాకు అవసరం లేదు, మేము కంప్లైంట్ ఇస్తాను ఇచ్చుకోపో అని చెప్పి అసలు హిందీ అతను ర్యాష్గా మాట్లాడుతున్నాడు. మేము కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇచ్చినాము, పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. మున్సిపల్లో ఫస్ట్ ఇది మున్సిపల్ ఇవ్వమన్నారు, మున్సిపల్లో కూడా ఇచ్చినాము. ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక అతను పంపించాడు, రాజేష్ అతను మన క్లోజ్ చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడినారు. ఇప్పుడే 1 week బ్యాక్ జరిగిందండి, ఏ రెస్పాన్స్ లేదు రిలయన్స్ నుంచి. ఇది డిలైట్ మిల్క్ షేక్ ఒకటి కొనుగోలు చేసాము, దాంట్లో బల్లిబడి ఉంది, అది ఆల్రెడీ తాగేశాడు, బాగాలేదు. ప్రస్తుతం బాబు సిచ్యువేషన్ అయితే ఐసీయూలో పెట్టినాక డిశ్చార్జ్ చేసాము, ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు. స్టమక్ పెయిన్ అంటున్నాడు, ఫుడ్ అయితే తినట్లేదు. మాకు అసలు ఏ రెస్పాన్స్ లేదు సార్. ఇప్పుడు 1 week అయింది, మాకు తగిన న్యాయం జరగాలి. చూడాలి, మా బాబుని సెక్యూర్గా ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు, రేపు పెరుగుతూ ఉంటే అది పాయిజన్ కదా, ఏమవుతుందో ఏమో తెలీదు. ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు. 9 years. సహర్ష గౌడ్. మాకు తగిన న్యాయం జరగాల. మేము బతికేదే పిల్లల కోసం, వాళ్ళకేమైనా అయితే మేమైతే బతకలేము, మేము తట్టుకోలేము. ఇంకో బాబు కూడా ఉన్నాడు, ఇంకా నయం, ఇంకా వాడు తాగలేదు, వాడిది చూసి పక్కన పెట్టేశాడు డ్రింక్. टकीला पब मामले में हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद गंभीर रूप से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट किए हैं। इस मामले में नगर पुलिस आयुक्त से रामगोपालपेट थाने के इंस्पेक्टर पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। रामगोपालपेट पुलिस थाना परिधि के टकीला पब में चल रहे अवैध क्रियाकल्पों का पता चलने से वहां हलचल मच गई है, जिससे इस पर हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त ने गंभीर रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपनी सेवाओं में लापरवाही बरतने के कारण रामगोपालपेट थाने के इंस्पेक्टर को अटैच करते हुए आज आदेश जारी किए हैं। नगर पुलिस आयुक्त ने इन आदेशों के साथ साथ डीआई को प्रभारी की जिम्मेदारियां सौंपते हुए आदेश जारी किए। इस विषय में हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद काफी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय को धमकी भरे चेतावनियां मिलने से तथा इंटेलिजेंस सूत्रों द्वारा उनकी जान को खतरा होने संबंधित जानकारियों देने से भारतीय जनता पार्टी आलकमान ने बंडी संजय को बुलेट प्रूफ कार खरीदने की स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी आलकमान ने पार्टी राज्य शाखा की ओर से 2 करोड़ रुपए वाले टोयोटा फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ वाहन की खरीदी करने की मंजूरी प्रदान किया है। हाल ही में करीमनगर में हनुमान
हनुमान जयंती के अवसर पर संजय द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों से उनकी जान को खतरा है कहकर इंटेलिजेंस सूत्रों ने चेतावनी दी थी। वर्तमान समय में दिल्ली दौरे पर चल रहे बंडी संजय ने उन्हें फोन पर मिल रही धमकियां तथा चेतावनियों की जानकारी पार्टी आलाकमान को दी, जिस कारण पार्टी आलाकमान ने उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन खरीदने की मंजूरी दे दी। यादगिर गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के खजाने को रविवार के दिन रिकॉर्ड स्तर पर आय प्राप्त हुई है। 88 मार्च को इस मंदिर में के पन्ना प्रारंभ होने के बाद दैनिक आय की तुलना में हुंडे की आय भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ यादगिर गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में सप्ताहांत के दौरान भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस रविवार को भी यहाँ एकदम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ भक्तों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना आदि कराने से मंदिर को भी भारी मात्रा में आय हुई है। एक दिन ही में ही 45,50,079 रुपयों की आय अर्जित हुए। इसके साथ ही प्रसाद की बिक्री के द्वारा 17,12,600 रुपये, वीआईपी दर्शन टिकट द्वारा 6,75,000 रुपये तथा पर्वत पर आने वाले वाहनों के विशेषकर कारों के प्रवेश शुल्क के रूप में 4,50,000 रुपये की आय हुई। इसी प्रकार मुख्य बुकिंग द्वारा 5,81,600 रुपये की आय प्राप्त हुई है। वही मंदिर में स्वर्ण पुष्प अर्चना द्वारा 2,13,748 तथा दैनिक सत्यनारायण स्वामी व्रतम पूजा के माध्यम से 2,12,000 रुपयों की आय प्राप्त हुई। मंदिर सूत्रों तथा अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022 में यही सर्वाधिक आय रही है। आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। श्रीशैलम से वापस लौट रही टाटा एस वाहन ने रेंटचिंतला के पास स्थित विद्युत कार्यालय के समीप खड़ी हुई एक लॉरी को टक्कर मार दिया। इस हादसे में वाहन उलटकर नीचे गिर गया, जिससे उसमें ढसाढस भरकर बैठे लोगों एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे गाड़ी में सवार लोगों में से 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। शेष बच्चे लोग गंभीर से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल गुरजाला सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि इस हादसे में घायल हुए लोगों की हालत चिंताजनक है। सूत्रों ने बताया कि हादसे के समय इस वाहन में 38 लोग सवार थे। यह सभी लोग रेंटचिंतला बीसी कॉलोनी के निवासी है। इस बात की पुलिस ने पुष्टि की। इस हादसे का मुख्य कारण घटनास्थल पर अंधकार होने के साथ साथ ड्राइवर द्वारा सड़क के किनारे खड़ी लॉरी को न देख पाने से ही यह हादसा हुआ है। भारत देश में फर्जी नोटों को प्रचलन काफी बढ़ गया है कहकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के प्रकाश में केंद्र सरकार पर विपक्षी दल विरोधी हमले कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में सभी डिनोमिनेशनों में फर्जी नोटों की संख्या बढ़ाने का भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 500 रुपये के नकली नोटों का प्रतिशत 101.9% तथा 2000 के नकली नोटों का प्रतिशत 54.16% बढ़ा है। इसके हटकर 50 तथा 100 रुपये के नोटों को छोड़कर शेष सभी नोटों में फर्जी नोटों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस बात का भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने 500 तथा 1000 रुपये के नोटों को रद्द किया था। यह काम भ्रष्टाचार को रोकने तथा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मुख्य रूप से फर्जी नोटों को रोकथाम के लिए लक्ष्य लेकर नोट बदली का कार्यालय संपन्न हुआ था। इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद भी यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। इस बात को लेकर विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नोटों का रद्दीकरण करने से ही आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से गिर गई है। उन्होंने कहा कि इसे दूसरा कोई लाभ नहीं हुआ है। गत 2 वर्षों से देश को ही नहीं पूरे विश्व की जनता को डर कर रख दिए कोरोना वायरस का असर अब क्रमिक रूप से घटता जा रहा है। वर्तमान समय में भारत देश में कोरोना का विस्तरण स्थिर बना हुआ है। इसके अलावा देश के अनेकों राज्य में यह पूरी तरह प्रबंधित नियंत्रण में है। इसी परिप्रेक्ष्य में देश भर में बीते 24 घंटे के दौरान 2706 मामले ही दर्ज हुए हैं। इसी समय में यहां भारत में 2070 लोग स्वस्थ हुए हैं
तो वहीं 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी समय यहाँ भारत में 2070 लोग स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी समय देश में 17,698 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान ताज़ा मामले के साथ देश भर में अब तक कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 4,31,55,749 हो गई है। वहीं दूसरी ओर देश में 4,26,13,440 लोग कोरोना मुक्त हो गए हैं और 5,24,611 लोग महामारी के शिकार हो गए हैं। देश में कोरोना की रिकवरी दर 98.74% है, तो वहीं क्रियाशील मामले की संख्या का प्रतिशत 0.04% है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। बढ़े हुए यह दाम आम जनता पर गंभीर प्रभाव दिखा रहे हैं। ईंधन के दामों के बढ़ने से इसका प्रभाव रोजमर्रा के आवश्यक वस्तुओं के दामों पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। यह ऐसा है तो गत एक सप्ताह पूर्व केंद्र सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल पर 8 रुपये तथा डीजल पर 6 रुपये की कटौती के रूप में की थी, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की अनुभूति की थी। लेकिन इस बीच ही पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला आरंभ हो गया है। हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल पर 17 पैसों की वृद्धि हुई है और 16 पैसों की वृद्धि डीजल पर की गई है, जिससे नगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 83 पैसे पर पहुंच गई है। उसी प्रकार डीजल की कीमत भी 97 रुपये 98 पैसे पर चढ़ गई है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 52 पैसे तथा डीजल की कीमत 99 रुपये 65 पैसे हो गए हैं। मॉनसून के बादल 2 दिन पूर्व ही केरल के तट को छू लिए हैं, जिससे खरीफ की फसल समय से पूर्व ही रफ्तार पकड़ने की संभावनाएं हैं। आगामी 5 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी में बारिश होने की मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार मानसून समय के पूर्व ही आ गया है, जिससे अच्छी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से उत्पात मचा दिया। 3 दिन पूर्व ही केरल के तट को छुए मानसून के बादल राज्य के किसानों को शुभ समाचार दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार निर्धारित आकलन के 3 दिन पूर्व ही मानसून के बादल केरल के तट को छुए हैं। इस बात की घोषणा की भारतीय मौसम विभाग ने 27 मई को तक मानसून के बादल केरल के तट को छूने की संभावनाएं व्यक्त किया था। इसके पश्चात मौसम विभाग ने 1 जून को मानसून के बादल केरल में प्रवेश करने की जानकारी दी थी। अब यह ऐसा हो तो मानसून विभाग के आंकड़ों को धाता बताकर मौसम ने 3 दिनों पूर्व ही केरल के तट को छू लिया है, कहकर मौसम विभाग ने घोषणा की। भारतीय मौसम विभाग ने अंदाजा लगाया कि और 2 या 3 दिनों में संपूर्ण केरल राज्य पर मानसून के बादल हिल जाएंगे। मानसून विभाग ने बताया कि वातावरण में किसी भी प्रकार के बड़े बादल होने पर भी हवाएं चलने तथा ऊपरी तल आवर्तन बना रहने से थोड़ा विलंब होने की भी संभावनाएं हैं। इस बात की भी मौसम विभाग ने जानकारी दी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगामी 2-3 दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटका में मानसून के बादल प्रवेश करने की प्रबल संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने यह भी घोषणा करते हुए जानकारी दी कि 7 या 8 जून को मानसून के बादल तेलंगाना में प्रवेश करने की प्रबल संभावनाएं हैं।